Good evening, everyone. Good evening, Aarti. Good evening, Ajay. Good evening, Anjali. Good evening, Kamini. Good evening, Sana. Good evening, Akhila. तो देखो उत्तराखंड का फॉर्म आ चुका है। ठीक है। बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, एएनएम, जेएनएम, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, एनपीसीसी, सभी कोर्सेज के लिए जो उत्तराखंड का एप्लीकेशन फॉर्म है वो अभी कुछ ही देर पहले जो रिलीज हुआ है। ठीक है, तो आप में से पता था किसी को? कल का टेस्ट नहीं दे पाए थे, आज दिया है, कोई बात नहीं। सी नेट में जीके नहीं आएगी, ठीक है। सी नेट से जीके अब हटा दिया गया है, जो आपका नया वाला सिलेबस आया है उसमें। तो आपको जीके नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो किसी को पता था अभी तक कि आ गया है फॉर्म उत्तराखंड वाला? अच्छा, ठीक है। तो देखो अभी तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना नहीं है, इसलिए कोई जल्दबाजी मत करना। हाँ सना, यूपी का तो आ गया, काफी टाइम हो गया, मैंने वीडियो भी अपलोड करी थी, आपने देखा नहीं? यूपी का तो आ चुका है भाई। ठीक है। यूपी का तो आए हुए 4-5 दिन हो गए। तो फिल करना हो जिसको कर लेना यूपी वाला। किसी को कोई भी दिक्कत हो मुझे बताना। ठीक है। मैं फिल कर दूंगा अगर नहीं होगा तो। पैरामेडिकल का आज आया है। पैरामेडिकल का शायद आज आया है, अभी तक नहीं आया था, आज आया है। ठीक है। तो उत्तराखंड वाला भी जिसको फिल करना है प्लीज जल्दबाजी मत करना, अभी 3-4 दिन से पहले फिल मत करना। उनकी वेबसाइट में भी ऐसे ही रहता है फॉल्ट। ठीक है। तो पेमेंट वेमेंट जो है वो कहीं ऐसा ना हो कि कैंसिल हो जाए या कुछ हो जाए। तो अभी 3-4 दिन जो है वो मत करना, ठीक है ना। चलो 1 मिनट रुको, हाँ। चलो इसको खत्म कर लेते हैं, ठीक है। नहीं, उत्तराखंड का ऑल इंडिया नहीं कर सकते, सिर्फ उत्तराखंड वाले कर सकते हैं। चलो इसको कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी इसके नेक्स्ट चैप्टर की पीडीएफ एक्चुअली पता नहीं क्या हो गया, वो मेरे से डिलीट हो गई है। मतलब ये जो बुक है इसकी पीडीएफ डिलीट हो गई है, तो मेरे को दोबारा डाउनलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। वरना मैंने सोचा था कि इसके बाद एक और क्लास करेंगे और उसमें उसको शुरू कर देंगे। तो चलो अभी इतना ही पढ़ ले रहे हैं। फिर वो पीडीएफ जो है मैं थोड़ा, उसमें टाइम लगेगा डाउनलोड करने में, क्योंकि ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत मुश्किल से डाउनलोड हुई थी वो, और फिर वो गलती से डिलीट हो गई है। ठीक है। तो इसको कर लेते हैं, फिर अभी इसके क्वेश्चंस कर लेना, और फिर मैं अभी आपको टेस्ट दे दूंगा। कितना बज रहा है? टेस्ट चलो 6:30 बजे ही दूंगा आपको, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन देखा था सुबह, ठीक है। और हमने क्लोरोबेंजीन बनाया था दो तरीके से, एक आपका टोलुइन मिथाइल बेंजीन को यूज करके, और एक बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड को यूज करके, ठीक है। तो अब इसकी कुछ रिएक्शंस हैं। ठीक है, तो रिएक्शंस क्या क्या हैं? पहले जैसे मान लो क्लोरोबेंजीन उन्होंने लिया है, इन्होंने क्या लिया है यहाँ पर, हेलोअरीन में एक क्लोरोबेंजीन ले लिया है, ठीक है। तो ये है क्लोरोबेंजीन। अब पहली जो रिएक्शन है वो ये है कि आपने जो है रिएजेंट यहाँ क्या लिया है, NaOH लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और 623 केल्विन का टेम्परेचर है।
300 एटीएम का प्रेशर है और H+, ठीक है, H+ आयन है, मतलब वही एसिडिक मीडियम भी है, ठीक है। तो ये जब आप करवाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये फिनॉल मिल जाएगा। ये स्ट्रक्चर किसका है, फिनॉल का, C6H5OH, ठीक है। तो C6H5OH जो है ये क्या आपका फिनॉल बन जाएगा। तो पहली रिएक्शन आपकी ये वाली है, NaOH 623 केल्विन, 300 एटीएम का प्रेशर और H+ यानी कि एसिडिक मीडियम। उसके बाद जो है यहाँ पर दूसरी जो रिएक्शन है वो है आपका Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3 यानी कि आयरन क्लोराइड। तो एनहाइड्रस लेना है आपको, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, आपको यहाँ पर दो उसके मिक्सचर मिलेंगे, ठीक है। डाइक्लोरोबेंजीन के दो मिक्सचर आपको यहाँ पर मिलेंगे। एक, अच्छा ये बताएगा कोई ये कौन कौन सी पोजीशन है, ये इस वाले में और इस वाले में कौन कौन सी पोजीशन आपको दिख रही है। पहली वाली पैरा पैरा है, दूसरी वाली उर्था है। पैरा ऑर्थो। पैरा एंड ऑर्थो, ठीक है। तो ऑर्थो और पैरा की जो यहाँ पर आपको मिक्सचर मिल रहा है, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर दोनों टाइप के मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे। एक आपका पैरा वाला स्ट्रक्चर बनेगा, पैरा का मतलब क्या हो गया कि ऊपर सबसे ऊपर फर्स्ट नंबर पे आपका क्लोरीन है और उसके बाद फोर्थ नंबर पे क्लोरीन है, तो ये पैरा पोजिशन हो गई। और मेटा और ऑर्थो पोजिशन क्या होती है, या तो आप क्या बोलो 1,2 बोलो या फिर आप क्या बोलो 1,6 बोलो। तो अगर 6 पर भी होता 1 के साथ तो भी आप वही बोलते, क्या क्या बोलते हैं, ऑर्थो पोजीशन, ठीक है। तो ये वाली पोजीशन भी कौन सी है, ऑर्थो पोजीशन है। तो पैरा एंड ऑर्थो का आपको मिक्सचर मिल रहा है डाइक्लोरोबेंजीन का, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर तीसरा जो रिएक्शन है वो है आपका HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो जब आप ये करोगे तो भाई आपका क्लोरोबेंजीन का क्लोरीन तो वैसे ही रहेगा, वो रिमूव नहीं होगा, लेकिन उसके साथ क्या आ जाएगा, यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप हो जाएगा, और नाइट्रो ग्रुप भी दो पोजीशन पे आएगा वैसे ही, एक ऑर्थो पोजीशन पे और एक आपका पैरा पोजीशन पे, ठीक है। तो अब आप यहाँ से समझ क्या पा रहे हो कि ये जो क्लोरीन लगा हुआ है ऊपर ये कैसा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है ये, आ रही बात समझ में। तो ये कैसा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, जिसकी वजह से जो आपका फंक्शनल ग्रुप आके लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे, ठीक है। तो ये आपकी एक रिएक्शन हो गई। बस ध्यान ये रखना है कि जो ऊपर हमने सबसे पहली वाली रिएक्शन देखी थी उसमें से क्लोरीन हट गया था, तो वो लाइक एक तरीके की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी कि क्लोरीन हट के हाइड्रोक्सिल ग्रुप आके जुड़ गया था। लेकिन बाकी सारे केसेस में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, ठीक है। जैसे मान लो क्लोरीन आके अटैच हो रहा है तो ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आप बोल सकते हो, बिकॉज क्लोरीन किसकी तरह काम करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, एंड पॉजिटिव यानी कि न्यूक्लियस के पास जाना चाहता है तो न्यूक्लियोफाइल हो गया। और एडिशन हो रहा है क्योंकि पहले वाला क्लोरीन वैसे ही लगा हुआ है और दूसरी जगह पे ये जो क्लोरीन है आपका लग रहा है आके, ठीक है। और इसी तरीके से नाइट्रिक एसिड वाली आपकी न्यूक्लियोफिलिक एसिडिक रिएक्शन हुई, ठीक है। बट NO2 आई थिंक पॉजिटिव होता है, ठीक है, अब जो भी है। तो ये हो गया। और उसके बाद कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ जब आप यहाँ पर रिएक्शन करवा रहे हो तो ये जो SO3H ग्रुप है ये आकर लग जाएगा, और ये भी कहाँ लगेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही लगेगा, ठीक है। तो ये भी कहाँ लगेगा। अच्छा SO3H ग्रुप का नाम क्या होता है, बताओ। सल्फोनेट। सल्फोनिल, सल्फोनेट। ठीक है। ठीक है, तो ये आपका ग्रुप हो गया, सल्फोनिक ग्रुप हो गया, ओके। एंड ठीक है, तो इसका जो नेम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो जाएगा इसका नेम, ठीक है। तो एक आपका ऑर्थो वाला है, एक आपका पैरा वाला हो गया। और उसके बाद हम किससे रिएक्शन करवा रहे हैं, CH3Cl से करवा रहे हैं। अच्छा चलो मेरे को ये बताओ जरा कि एक आपका CH3Cl होता है और एक आपका CHCl3 होता है, दोनों के नेम क्या क्या है। पहले का नाम क्लोरोमीथेन, सेकंड क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो पहले का क्लोरोमीथेन बोल सकते हो या मिथाइल क्लोराइड बोल सकते हो कॉमन नेम, और दूसरे का क्या होता है, क्लोरोफॉर्म होता है।
तो CaCl3 क्या है आपका क्लोरोफॉर्म होता है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब आप CH3Cl के साथ रिएक्शन करवा रहे हो क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो आपका जो मिथाइल ग्रुप है वो यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे लग गया और यहाँ पर किस में लग गया, पैरा पोजीशन पे, ठीक है। और उसके बाद जो है, अच्छा इसके नेम क्या होगा, कोई नेम बताएगा इसका? अगर मान लो ये है, यहाँ पर क्लोरीन लगाए और यहाँ पर CH3 लगाए, तो क्या नेम होगा इसका? IUPAC नेम बताना मेरे को। 4 क्लोरो 4 मिथाइल 1 क्लोरो क्लोरोबेंजीन। 4। 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। अच्छा 1 क्लोरो ही क्यों बोलेंगे, 1 मिथाइल क्यों नहीं बोल सकते? क्या वो फंक्शनल ग्रुप है ना? फंक्शनल ग्रुप है तो CH3 क्या है फिर? अच्छा इसका मैंने बताया था आपको कि क्लोरीन और अगर अगर कोई अल्काइल ग्रुप हो और क्लोरीन ये हैलाइड ग्रुप अगर लगाओ और आपके पास एक फंक्शनल ग्रुप ये हो R वाला, तो X और R में प्रायोरिटी किसको मिलती है, ऐसा कुछ बताया था क्या? बट ऐसा है ना, ये सेम नो पोजीशन पे नहीं है, ठीक है। तो ये है कि आप किसी को किसी पर भी ले लो, बट फिर आपको अल्टीमेटली यही ध्यान रखना होगा जब आप नेमिंग करोगे तो वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होगी, ठीक है। यानी कि मिथाइल और क्लोरीन में से क्लोरो पहले आएगा, तो क्लोरो को आप पहले लोगे, ठीक है। या फिर देखो IUPAC नेम ना इसका आप ये भी बोल सकते हो, जैसे ये 1 हो गया, 2, 3 और 4, ठीक है। तो 4 क्लोरोटोलुइन भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। तो वो भी इसका एक तरीके का IUPAC नेम ही माना जाएगा। और उसके बाद जो है नेक्स्ट रिएक्शन जो है, ये ले रहे हो आप CH3COCl, इसका नाम क्या होगा बताओ? एसिटाइल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड, ठीक है। तो ये एसिटिल क्लोराइड हो गया, इसका रिएक्शन आप करवा रहे हो वही एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर जो ग्रुप आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, COCH3 ग्रुप आ जाएगा। COCH3 ग्रुप क्या होता है? बताओ। कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप? कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिल ग्रुप? कार्बोक्सिल ग्रुप कैसे होगा भाई? देखो कीटोन। इसको आप जो है, कीटोन ग्रुप। इसको जो है आप एसिटिल ग्रुप ही बोलते हो, ठीक है। और इसकी जो नेमिंग है, देखो जो आपका, अगर आप ये क्लोरीन हटा दो ना और आप क्या लगा दो, COCH3 लगा दो, तो ये आपका एसिटोफिनॉन हो जाएगा, इसका नेम जो है, ठीक है। इसका जो कॉमन नेम है मतलब वो क्या है, वो एसिटोफिनॉन है। और वैसे अगर आप इसको बोलना चाहो, अगर मैं क्लोरीन हटा दूं तो आप इसको 1 फिनाइल एथेनॉन कह सकते हो। मतलब यही है कि आप ये कौन सा ग्रुप लगाए, CO जो लगाए ना, डबल C डबल बॉन्ड O जो लगाए, ये आपका क्या है, कीटोन ग्रुप है, ठीक है। तो CO ग्रुप जो लगा है यहाँ पर बीच में, ये आपका कीटोन ग्रुप है। तो अगर आप ये क्लोरीन को हटा देते हो और बेंजीन रिंग के ऊपर सिर्फ COCH3 लिखा है, तो इसका जो IUPAC नेम हो जाएगा वो 1 फिनाइल एथेनॉन हो जाएगा। या फिर आप बोल सकते हो उसका जो कॉमन नेम है वो एसिटोफिनॉन होता है, अगर क्लोरीन नहीं लगा होगा। और क्लोरीन की फिर नंबरिंग जो है वो आप उस तरीके से कर सकते हो, जैसे 2 क्लोरो एसिटोफिनॉन बोल सकते हो उसको, ठीक है। तो इसका नेम जो है 2 क्लोरो एसिटोफिनॉन आप बोल सकते हो, या ऐसे भी बोल सकते हो 2 क्लोरो 1 फिनाइल एथेनॉन, तो ये इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो आपकी वुड्स रिएक्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पर Na प्लस RX ये आपने लिया, मतलब
आप क्या कर रहे हो, ये क्लोरोबेंजीन की आरएक्स के साथ, मतलब ये हेलोअरीन की जो रिएक्शन है वो आप आरएक्स के साथ करवा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम और ईथर, ठीक है, ड्राई ईथर। तो ये जो है, ये वाली जो रिएक्शन होती है ये आपकी वुड्स फिटिक रिएक्शन होती है, क्योंकि एक फिटिक रिएक्शन भी होती है जो कि नीचे लिखी हुई है, ठीक है। तो ये जो पहले फिटिक रिएक्शन समझ लो, फिटिक रिएक्शन बेसिकली आपका जो वुड्स रिएक्शन होती है हेलो एल्केन में उसका कॉपी है। यानी कि हेलो एल्कीन में जैसे आपने देखा था वुड्स रिएक्शन क्या होता है कि सोडियम और ईथर के प्रेजेंस में जो हेलो एल्केन आपके पास होता था उसका डबल नंबर कार्बन का क्या बन जाता था, क्या बनता था, एल्कीन बनता था, ठीक है। तो alkene। उसी तरीके से जो फिटिक रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, जो आपका हेलोएरीन होता है, तो हेलोएरीन में अगर आप ये सेम लगा दो, मतलब सेम आपके रिएजेंट हो, जैसे सोडियम हो गया, ईथर हो गया, और उसके बाद क्या बनेगा, जो आपका अरीन बनेगा, ठीक है, जो आपका अरीन बनेगा वो डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम का होगा, मतलब वो कॉपी हो जाएगा, जो आपका कार्बन की चेन वाला पार्ट है वो कॉपी हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ पर क्या लिया था आपने, क्लोरोबेंजीन लिया, तो क्लोरोबेंजीन क्या हो गया, हेलोएरीन हो गया, और हेलोएरीन को क्या कर रहे हो आप, सोडियम और ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट करवा रहे हो, तो क्या मिल जाएगा आपको, बाइफिनाइल मिल जाएगा, या इसको डाइफिनाइल भी बोल सकते हो। मतलब जहां से क्लोरीन गायब हुआ वहीं पर बेंजीन कॉपी हो जाएगा, ठीक है, वहीं पर क्या हो जाएगा, बेंजीन कॉपी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। तो जहां से आपका हेलोजन एटम वहां से हटेगा, तो उसके अलावा जो चीज जुड़ी होगी वो वहां पर कॉपी हो जाएगी, यानी कि बेंजीन के साथ, मतलब ये जो फिनाइल है, फिनाइल ग्रुप के साथ क्या जुड़ा था, क्लोरीन एटम जुड़ा था, तो क्लोरीन जैसे ही हटा तो एक और फिनाइल उधर कॉपी हो गया, तो इसलिए डाइफिनाइल बन गया। अब ये जो आपकी वुड्स फिटिक रिएक्शन है, ये आपका वुड्स रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है। मतलब कि आप वही रिएक्शन करवा रहे हो, लेकिन अब ना तो आप यहाँ पर सिर्फ हेलोएल्कीन ले रहे हो, ना ही आप सिर्फ यहाँ पर क्या ले रहे हो, हेलोएरीन ले रहे हो, आप दोनों ले रहे हो। एक आप हेलोएरीन ले रहे हो जो कि आपने क्लोरोबेंजीन ले रखा है, और एक आप क्या ले रहे हो, हेलोएल्कीन ले रहे हो जो कि आपने आरएक्स लिया है। तो ये जब आप करोगे तो दोनों के हेलोजन एटम उड़ जाएंगे, और अरीन वाला पार्ट और एल्कीन वाला पार्ट ये दोनों आपस में आके जुड़ जाएंगे। तो आपको क्या मिला, आप देख सकते हो बेंजीन रिंग है, एंड बेंजीन रिंग के ऊपर इन्होंने क्या जोड़ दिया, आर ग्रुप जोड़ दिया, यानी कि अल्काइल ग्रुप जोड़ दिया, ठीक है। तो ये तीनों ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, वुड्स रिएक्शन हो गया, फिटिक रिएक्शन हो गया, एंड वुड्स फिटिक रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो आ गया समझ में ये। Yes, sir. अच्छा। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये तो कुछ नहीं है, ठीक है, ये तो कुछ एप्लीकेशन वगैरह के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, डीडीटी का फुल फॉर्म पता है, डीडीटी, डीडीटी, इसका फुल फॉर्म पता है किसी को? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। हाँ ठीक है, तो डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन जो है वो इसका फुल फॉर्म होता है। कई बार ये पेपर में पूछी जा सकती है, जैसे यूपी वाले पेपर में पूछ सकते हैं, ठीक है, यूपी वाले पेपर में ये छोटे मोटे क्वेश्चंस ऐसे पूछते हैं। तो डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन ये इसका नाम होता है, और इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे बनता है। ये यहाँ पर लिखा भी है, देखो, ये है स्ट्रक्चर ऑफ डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है। ये एथीन नहीं होता है, इथेन होता है, ये गलत लिखा है यहाँ पर, ठीक है, ट्राइक्लोरो इथेन होता है, एथीन नहीं होता है ये, ठीक है। तो स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, इन्होंने थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा सा स्ट्रक्चर बनाया है। आप अगर आप इसको सिंपल बनाना चाहो तो आप ऐसा बना सकते हो। आपने क्या करा, ये दो बेंजीन रिंग बनाई, यहाँ पर एक कार्बन जोड़ रखा है, ठीक है, ये दो आपने फिनाइल रिंग बनाई, फिनाइल रिंग के बीच में आपने कार्बन जोड़ दिया, और इस कार्बन से एक आपका हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, और ऊपर एक और कार्बन जुड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पर तीन आपके क्या जुड़ जाएंगे, क्लोरीन एटम जुड़ जाएंगे। तो ये थोड़ा आप सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर इसका समझ सकते हो इस तरीके से। ये इसका सिंपल स्ट्रक्चर है, ये थोड़ा घुमा फिरा के इन्होंने दे दिया स्ट्रक्चर, वो भी सही है, लेकिन अगर आप ऐसे इसको याद रखोगे तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो एक फिनाइल रिंग ये, एक फिनाइल ये रिंग ये, बीच में क्या है, कार्बन एटम है, कार्बन के नीचे एक हाइड्रोजन जोड़ दो, कार्बन के ऊपर एक और कार्बन जोड़ो, और कार्बन के तीनों बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे, क्लोरीन से जुड़ जाएंगे। तो ये किसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, डीडीटी का बन जाएगा, ठीक है। और डीडीटी का जो यूज होता है कहाँ पर होता है, एक तो आपका ये आपका क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, ठीक है। अच्छा, तो ये बताओ मेरे को, डीडीटी तो आपने शायद सुना होगा ना, फर्टिलाइजर में भी यूज की जाती है, इंसेक्टिसाइड में यूज की जाती है, ठीक है, इंसेक्टिसाइड। यस इंसेक्टिसाइड सर। मतलब जो कीड़े मारने वाली दवाइयां होती हैं, ठीक है, जो हम खेतों में डालते हैं ताकि हमारी फसल को कीड़े ना लगे, वो खराब ना हो,
तो इसलिए हम क्या डालते हैं उसमें DDT का यूज करते हैं। तो अ नंबर ऑफ पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड सच एज डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है, और क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, फ्रेयॉन्स। अच्छा, फ्रेयॉन्स का एप्लीकेशन पता है किसी को? फ्रेयॉन्स किस चीज में यूज होता है? भाई फ्रेयॉन जो है ये आपका रेफ्रिजरेटिंग एजेंट है, ठीक है, रेफ्रिजरेटिंग एजेंट है, या आप इसको रेफ्रिजरेंट बोल सकते हो। रेफ्रिजरेंट मतलब कि ये आपका कूलिंग करने में इस्तेमाल किया जाता है, रेफ्रिजरेटर और एसी में, एयर कंडीशनर्स में, फ्रियोन्स, ठीक है। तो फ्रियोन्स जो है बेसिकली गैसेस होती हैं, मतलब ये एक टाइप का ना CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन टाइप का, ठीक है। तो ये फ्रियोन्स जो आपके उसमें यूज किए जाते हैं। और बाकी CCl4 यहाँ पर लिखा है, CCl4 जो है वो आपका फायर एक्सटिंग्विशर में, यानी कि जो आग बुझाने के लिए यंत्र होता है हमारे पास, फायर एक्सटिंग्विशर, उसमें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो although some of these compounds cannot be easily decomposed and cause depletion of ozone layer, तो ये इनका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि ये ओजोन लेयर का डिप्लीशन कर रहे हैं। क्योंकि ओजोन लेयर के डिप्लीशन में आपने ये चीज पढ़ी होगी कि भाई जो CFCs होती हैं, CFCs यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, और ये कहाँ पाई जाती हैं? हमारे एसीज और रेफ्रिजरेटर में, जो भी हमारे कूलिंग सिस्टम्स होते हैं। तो उसी में हमारे जो CFCs होती हैं वही उसी का टाइप एक क्या है, फ्रेयॉन, ठीक है। तो ये कुछ इसके मतलब वो दिए हैं कि इनका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर होता है। ओके, तो ये है। और बाकी देखो अभी तो एक वो चीज है कि अभी मेरे को वो PDF जो है वो डिलीट हो गई है, ठीक है। तो क्या करें फिर, इस क्वेश्चन देख लेते हैं एक तो जरा, चलो क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, दो चार क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। देखो क्वेश्चन दिख रहे हैं सभी को? Yes, sir. अच्छा, ये क्वेश्चन कर सकते हो, ट्राई करो जरा। अच्छा, C7H8 ये किसका फॉर्मूला हो सकता है, कोई बताएगा क्या हो सकता है ये? थोड़ा सा कोई दिमाग लगा पाएगा? देखो, ना तो ये एल्केन है क्योंकि ये CnH2n+2 भी नहीं है, ना तो ये एल्कीन है क्योंकि ये CnH2n भी नहीं है, और ना तो ये आपका एल्काइन है क्योंकि ये CnH2n-2 भी नहीं है, ठीक है, और ना तो ये बेंजीन है C6H5। तो ये क्या हो सकता है, कोई बता सकता है? Toluene. क्या होगा? Toluene. टोलुइन होगा, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि देखो C6H5 जो होता है ये क्या आपका फिनाइल रिंग है, यानी कि जब बेंजीन में से आपने एक हाइड्रोजन को हटा दिया, अगर इसके साथ हम क्या लगा देते हैं, CH3 ग्रुप लगा देते हैं, यानी कि मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं, तो कार्बन 6 थे तो इसको मिला के कार्बन टोटल 7 हो गए, और हाइड्रोजन अगर 5 थे तो 3 हाइड्रोजन और मिला के क्या हो गए, 8 हो गए। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर किसकी बात हो रही है, ये इसकी बात हो रही है, टोलुइन की, या 1 मिथाइल बेंजीन, ठीक है। तो इसका रिएक्शन आपने करवाया Cl2 से और इसको हीट करा, तो क्या बनेगा फिर, कोई आइडिया है क्या बनेगा?
ऑर्थो पैरा पे क्लोरो आ जाएगा, जैसे वो BHC वाले में हुआ था। BHC। देखो यहाँ पर आपको क्या क्या दिया है। Cl2 से आप रिएक्ट करवा रहे हो और हीट कर रहे हो, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर आप Br2 से रिएक्ट करवा रहे हो यानी कि ब्रोमीन से आयरन के प्रेजेंस में। तो देखो पहला जो रिएक्शन है उसका रिलेशन तो आपका वो हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर से रहेगा, जहां तक मुझे लग रहा है। तो हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में ऐसी कोई रिएक्शन पढ़ी थी आपने? रुको जरा मेरे को देखने दो एक बार। बताओ भाई क्या होगा इसमें, इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे इसे। तभी बोलता हूँ भाई क्वेश्चन सॉल्व करा करो, ठीक है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर क्या होगा। जब आप मिथाइल बेंजीन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाओगे तो यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, ये बेंजीन रिंग रहेगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, CCl3 आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये है कि तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके तीन क्लोरीन आ जाएंगे। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पर ये जो रिएक्शन है कौन से टाइप की रिएक्शन होगी, क्लोरीनेशन वाली रिएक्शन है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन आपकी क्लोरीनेशन वाली रिएक्शन जैसी है ना। जैसे आपने उसमें देखा था ना हेलोजिनेशन वाली जो रिएक्शन देखी थी कि CH4 मीथेन को क्लोरीन के साथ जब हम रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू सनलाइट या हीट एनर्जी, तो एक एक करके क्या होता है, हाइड्रोजन गायब होते रहते हैं और Cl आते रहते हैं। तो जब ये क्लोरीन आएगा तो इसको सबसे पहले क्या दिखेगा अटैक करने के लिए, CH3 दिखेगा। तो CH3 लगभग वैसा ही हो गया, मतलब जैसे आपने मीथेन की क्लोरीन के साथ रिएक्शन पढ़ी, ठीक है, हैलोजिनेशन वाली। तो इस वजह से इसने क्या करा, एक एक स्टेप में क्या करा होगा, एक हाइड्रोजन हटाया एक क्लोरीन जोड़ा, एक हाइड्रोजन हटाया एक क्लोरीन जोड़ा। ऐसे करते करते जितने भी हाइड्रोजन थे वो सारे इसने तोड़कर बॉन्ड क्या कर दिए, इसका क्लोरीनेशन कर दिया, क्लोरीन बना दिया। अब उसके बाद जब ये आपके पास बन जाएगा तो इसके बाद फिर आपने Br2Fe से रिएक्ट करवाया, ठीक है। तो Br2Fe वाली तो शायद रिएक्शन अभी हमने पढ़ी थी। हमने कौन सी पढ़ी थी, जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पढ़ा था ना हमने। ठीक है, जब आप मिथाइल बेंजीन को लेते हो, ठीक है, और उसको आप X2 के साथ रिएक्ट करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ Fe डार्क, तो आपको क्या मिल रहा था उस टाइम, क्लोरोबेंजीन मिल रहा था। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, ये जब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे Br2 और Fe की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, CCl3 तो ऊपर वैसे का वैसे ही रहेगा, उससे कोई छेड़खानी नहीं होगी। और यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, Br जुड़ जाएगा। तो हमें ये समझ आ रहा है कि भाई CCl3 जो था वो क्या था, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप था, क्योंकि उसने Br को कहां पर पोजीशन दी है,
मेटा पर दी है, ठीक है। और उसके बाद जब आप Zn और HCl से रिएक्शन इसका करवाओगे, ठीक है, जब आप उसका Zn और HCl से रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा, ये Cl फिर से गायब हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, वापस से CH3 आ जाएगा, और बाकी Br ऐसे रहेगा। तो ये हो जाएगा। तो ये जो आपका नाम है वो क्या है, और ये आपका हो गया ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा मेटा ब्रोमोटोलुईन, ठीक है, मेटा ब्रोमोटोलुईन। तो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था। अब वो टफ इसलिए बिकॉज ये रिएक्शंस आपने देखी नहीं है, तो इसीलिए मैंने बोला है कि भाई ऑर्गेनिक में जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस आप करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको जो है अलग अलग रिएक्शन सीखने को मिलती है कि भाई अगर ये रिएजेंट होंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन करना जरूरी है। अब उसके बाद जो और कोई क्वेश्चन देखते हैं अगर होता है तो। इसको भी देखना ही पड़ेगा आपने खुद से, ठीक है। ये भी देखो एक से पूछा है। देखो ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस ना आपको करने ही पड़ेंगे, मतलब फिर ये पूछा कि भाई इसमें से कौन सा एक्वस एसीटोन के साथ ज्यादा तेजी से रिएक्ट करेगा। अच्छा ये बता सकते हो शायद, 104 नंबर वाला क्वेश्चन देखना, ट्राई करना। बॉइलिंग पॉइंट में आपको अरेंज करना है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। देखो बॉइलिंग पॉइंट के हमने दो रूल पढ़ रखे हैं। पहला तो ये है कि भाई जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा किसी कंपाउंड का उतना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। दूसरा हमने ये पढ़ा था कि जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी किसी में उतना कम होगा। तो यहाँ पर ब्रांचिंग तो है नहीं किसी में, तो बेसिकली डिपेंड किस पे करेगा, मॉलिक्यूलर मास में। तो क्या हो सकता है इसका ऑप्शन, बताओ। थर्ड। थर्ड होगा। इसका फर्स्ट दिया हुआ है आंसर, 104 का 1 दिया है। थर्ड आप कह रहे हो। देखो इसको आपने थोड़ा सा कैलकुलेट करके देख सकते हो, ठीक है, या फिर आप इसको क्या कर सकते हो। देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में ना आप एक चीज ये कर सकते हो, जैसे आपने पहले क्या करा, इसमें आपको CH3 ग्रुप जो है सबसे कॉमन दिख रहा है, ठीक है। CH3 जो है वो आपको यहाँ पर सबसे कॉमन दिख रहा है। तो CH3 आपने जो हटा दिया अभी के लिए, ये CH3 इसमें से हटा दिया, ये इसमें से हटा दिया, ये हटा दिया और ये भी हटा दिया। अब आप एक बार जो है कंपेयर करने की कोशिश करो इनका जो मॉलिक्यूलर मास होता है, ठीक है। तो आयोडीन का अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ, आयोडीन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है। ये होता है 126 लगभग, ठीक है, 126 यूनिट होता है, ओके। तो ये CH2I वाला तो 126 से ज्यादा ही होगा। तो हमने एक डिसीजन यहाँ पर ये ले लिया कि भाई सेकंड वाले का जो मॉलिक्यूलर मास है वो फर्स्ट वाले से तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि सेकंड वाले में क्या दिख रहा है आपको, आयोडीन के साथ CH2 और दिख रहा है, क्योंकि CH3 तो सब में कॉमन था तो हमने उसको हटा दिया, कंपेयर कर रहे हैं तो, ठीक है। तो सेकंड वाला जो है वो फर्स्ट से ज्यादा होगा, ठीक है। तो अब हम ये कह सकते हैं ये जो हमने एक कंक्लूजन निकाला इसके बेसिस पर सेकंड ऑप्शन तो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि सेकंड ऑप्शन में फर्स्ट वाले का ज्यादा दिया हुआ है सेकंड वाले से, तो ये तो कभी भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अगर थर्ड और फोर्थ में देखोगे तो थर्ड में आपको CH2Cl दिया है ये, और फोर्थ में क्या दिया है, CH2CH2Cl दिया है।
तो इन दोनों में से मॉलिक्यूलर मास किसका ज्यादा होगा, थर्ड वाले का या फोर्थ वाले का? फोर्थ। फोर्थ वाले का होगा, फोर्थ। क्योंकि CH2Cl दोनों में कॉमन है, लेकिन फोर्थ वाले में CH2 एक्स्ट्रा है, ग्रुप एक्स्ट्रा लगा हुआ है। तो यहां से एक कंक्लूजन और आपको मिल गया कि फोर्थ वाले का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो थर्ड वाले से ज्यादा होगा। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन भी इस बेसिस पर कैंसिल हो गया, बिकॉज फोर्थ ऑप्शन में थर्ड वाले का मास जो है वो फोर्थ वाले से ज्यादा दिया हुआ है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो उसके बाद जो है हमारे पास फर्स्ट और थर्ड की चॉइस बची कि फर्स्ट और थर्ड में जो है अब कौन सा वाला आंसर सही होगा। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, जैसे थर्ड वाला ऑप्शन जो दे रखा है इसमें फोर्थ का सबसे ज्यादा दिया है, फिर सेकंड का सबसे ज्यादा दिया है। तो अब आप क्या कर सकते हो, इनको फिर आपने थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखना होगा। जैसे आप क्या कर लो, फोर्थ और सेकंड का कंपैरिजन आप कर लो। तो फोर्थ और सेकंड का कंपैरिजन जब आप करोगे तो फोर्थ और सेकंड में से CH2 को हटा दो क्योंकि ये कॉमन है। ठीक है, फोर्थ और सेकंड में से CH2 हटा दो, वो कॉमन है। तो अब आयोडीन और CH2Cl का कंपैरिजन कर लो कि किसका ज्यादा होगा। तो क्लोरीन का कितना होता है, 35.5 होता है मास। कार्बन का कितना होता है, कार्बन का कितना होता है भाई, 12 होता है ना। ठीक है, 12। हाँ। और हाइड्रोजन का कितना होगा, हाइड्रोजन का मास कितना होगा, अरे हाइड्रोजन का मास कितना होगा भाई, अरे 1 यूनिट तो हो गया, होता है क्या हो गया भाई, दो हाइड्रोजन है तो दो, उनका दो का कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। तो ये आपको लग रहा है कि ये जो क्वांटिटी है ये 126 से ज्यादा है या कम है, कम है या ज्यादा है 126 से? कम। कम है। कम है ना। ये लगभग कितनी आएगी, 50 के आसपास आएगा इसका मास। तो 50 ये आ रहा है, और ये आयोडीन का कितना 126 है। तो हम ये समझ गए कि भाई सेकंड वाले का ज्यादा होगा फोर्थ वाले से। तो हमें एक रिलेशन ये वाला भी मिल गया, सेकंड वाला जो होगा फोर्थ वाले से ज्यादा होगा। और अब ये जो चीज है ये आपकी सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में है, क्योंकि थर्ड ऑप्शन में ये चीज आपको उल्टी दी है, यानी कि फोर्थ का इन्होंने ज्यादा दिया सेकंड वाले से। तो इस तरीके से आप कंक्लूजन कर सकते हो। आया समझ में? और अगर यहाँ पे ब्रांचिंग दी होती तो जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा होती उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता, और जिसमें ब्रांचिंग कम होती उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता। तो यही दो फैक्टर है जो आपके डिपेंड करेंगे बॉइलिंग पॉइंट के। तो ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे। ठीक है, चलो, तो अभी इतना ये रखते हैं फिर। ठीक है, तो टेस्ट में भी आपको भेजता हूँ, 6:30 पर आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, और बाकी फिर जो है कल सुबह मिलेंगे।